आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी से संबंधित 15वां क्लास आज पढ़ाने जा रहे हैं हम। आज का हमारा 15वां क्लास है और इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, और वो है राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 14 में लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था, और लोकसभा में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं से संबंधित हम वहाँ पे फैक्ट से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस किए। तो लोकसभा से कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जो है उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे, आप हमारे वीडियो को देख लेंगे तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि हमारे सभी वीडियो को जो कि यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ हमने जाग्राफी के 10 वीडियो बना के अपलोड किए हैं उसमें, और करंट का भी 16 वीडियो है, और रटलो श्रृंखला 7 है जिसमें प्रश्न क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित 11 क्लास हैं, उत्तर प्रदेश करंट भी 2-3 क्लास हमने वहाँ पे ऑलरेडी बना करके यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दिए हैं और वहाँ प्लेलिस्ट में सेव है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप देखिए। आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, यदि कोई कमी उसमें लगे तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए प्लीज़। और हमारे वीडियो के चैनल को आप प्लीज़ उसको जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम राज्यसभा पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग राज्यसभा से संबंधित जो भी फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, आप लोग अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिए प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारा 14वां क्लास है, 15वां क्लास जिसमें हमने राज्यसभा से संबंधित आज हम डिस्कस करेंगे। राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में, राज्यसभा का निर्माण और गठन के बारे में अनुच्छेद 80 में प्रावधान किए गए हैं, ठीक। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि राज्यसभा का निर्माण, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया है, ठीक। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और राज्यसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ठीक। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा का उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि इसका विघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। इसलिए जो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है इसलिए इसको जो उच्च सदन माना जाता है, ठीक। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये जो है कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्य की विधानसभाओं से इनका निर्वाचन किया जाता है। जो विधानसभा में सदस्य होते हैं उन्हीं में से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक। तो राज्यों के सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मतलब राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो राज्य से ही निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक। तो राज्यों के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का निर्माण, उसका जो चुनाव किया जाता है उसको निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्यों के सदस्य में, ठीक। राज्यों के सदस्यों में से किसी को जो राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के सदस्य होते हैं वो, और उन्हीं को जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त है। क्योंकि जैसे मान लीजिए धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें राज्यसभा का कोई पावर नहीं है। तो ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसमें लोकसभा को राज्यसभा से वरीयता दिया गया है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली है, ठीक है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, ठीक। अब देखो, अब आगे हमारा हेडिंग है कि राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का गठन
मतलब राज्यसभा का जो गठन किया जाता है तो ये कौन कौन सदस्य कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं कि इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो राज्यसभा का गठन, अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में, अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का गठन अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य संख्या 250 में मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो मनोनीत जो है जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं अधिकतम 250 होते हैं, उसमें से मनोनीत जो है 12 सदस्य होते हैं और निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं, ठीक है। तो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो 238 होते हैं जो निर्वाचन के द्वारा राज्यसभा में आते हैं, लेकिन मनोनीत में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत कौन करता है? राज्यसभा में मनोनीत जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 238, जो निर्वाचित सदस्य 238 हैं उसमें से राज्यों के द्वारा जो है 234 सदस्यों का जो है निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं 238 में, और राज्यों के द्वारा 234 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक। 4 सदस्य में जैसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के लिए 3 सदस्य वहाँ निर्वाचित होते हैं। जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ऐसे जो है केंद्र शासित प्रदेशों से 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। ये जो है अधिकतम सदस्य संख्या है, लेकिन जो वास्तविक है जो वर्तमान समय में है, तो वर्तमान समय में कितना सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा में? वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है? 245 है, ठीक। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है राज्यसभा में वह 245 है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो वास्तविक सदस्य संख्या 245 है, इसमें 12 सदस्य मनोनीत के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ओके, निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं। 245 में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राज्य के द्वारा 225 होते हैं। राज्य के द्वारा 225 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 8 होते हैं। जो एक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 8 निर्वाचित होते हैं, उसमें से 3 सदस्य दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से नियुक्त किए जाते हैं और 4 जम्मू कश्मीर से, और एक जो है पांडिचेरी से किए जाते हैं, ठीक है। एक जो है पांडिचेरी से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। पांडिचेरी से 1 किए जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4, 4 3 7, एक जो है पांडिचेरी से किए जाते हैं। तो 8 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो ये जो है राज्यसभा से संबंधित हमने कुछ जो राज्यसभा के जो सीट निर्धारित किए गए हैं, राज्यसभा का जो गठन होता है सीट जो इसमें सदस्यों की संख्या होती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या एवं वास्तविक सदस्य संख्या से संबंधित हमने डिस्कस आप लोगों से किया। और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो राज्यसभा के वर्तमान सदस्य कितने हैं, वास्तविक सदस्य कितने हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, वास्तविक सदस्य कितने हो सकते हैं, और फिर वास्तविक में पूछेगा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं, निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एग्जाम में। तो प्लीज़ इस स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया है, ऐसे स्ट्रक्चर को आप लोग बना के इसको याद करिए और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्लीज़ इसको आप लोग नोट करिए, इसके आगे फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। यानी जो
विधानसभाओं में जो निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य, जो विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कहाँ से होता है? जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं में सदस्य निर्वाचित होते हैं, उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से ही राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, यानी कि यह गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो गुप्त मतदान के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और यह जो निर्वाचन की जो पद्धति है, इसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है। ठीक है, तो यह जो है इसका जो निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा सदस्यों का, यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के मनोनीत जो राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसका मनोनयन किया गया है, यानी जो विधानसभा में जो वह सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं, वह राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्य के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, कौन सा क्वालिफिकेशन किसी सदस्य में हो तब वह जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, तो वह क्वालिफिकेशन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों को पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट, जो सदस्य निर्वाचित होंगे उनका कम से कम जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से अधिक हो, 30 वर्ष से कम ना हो। 30 वर्ष तक आयु है, यानी न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जबकि लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्यों का जो क्वालिफिकेशन में जो आयु होना चाहिए वह जो है 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लिए। क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का क्वालिफिकेशन में जो इनका एज कितना होना चाहिए, मतलब कितना एज हो तभी जो राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं या लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ओके, अब कार्यकाल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है या जो कार्यकाल कितना होता है। तो पहली बात तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो कार्यकाल दिया गया है, राज्यसभा का कार्यकाल जो दिया गया है वह अनुच्छेद 83 के 1 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 83 के 1 में जो है यह बात कही गई है राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। ओके, तो पहला है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको नोट कर लीजिए। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, राज्यसभा के जो है जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और इतना ही सदस्य फिर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और इतने ही सदस्य इसमें फिर निर्वाचित कर लिए जाते हैं। ओके, तो और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है, प्रत्येक सदस्य का जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक,
तो जो राज्यसभा में जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि राज्यसभा का क्या क्या कार्य है और क्या क्या इसका पावर, क्या शक्तियाँ हैं। ठीक, तो राज्यसभा की शक्तियाँ एवं पावर के बारे में, एवं शक्तियाँ एवं कार्यकाल, मतलब जो उनका वर्क होता है, कार्य होता है, तो उनके कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक इसको प्लीज़ आप लोग 1 मिनट में नोट कर लीजिए इसको। ओके, अगला है राज्यसभा की शक्तियाँ और उनका कार्य, यानी राज्यसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा की शक्तियाँ और राज्यसभा के कार्य, तो इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इसको जो है सीरियस होकर सुनिए, और जैसे यहाँ पे हम जैसे फिगर बनाए हैं ऐसे फिगर आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इससे जो है आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। ओके, तो पहले जो है जो शक्तियाँ हैं, पहली शक्तियाँ हैं विधायी शक्ति। ठीक है, तो कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं राज्यसभा का, इसके बारे में हम अभी आप लोगों को डिस्कस करेंगे। दूसरी जो शक्तियाँ हैं वित्तीय शक्तियाँ, तो वित्तीय शक्तियाँ में कौन कौन शक्तियाँ राज्यसभा का, इसके बारे में वित्तीय शक्तियों से संबंधित अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक, तो अगला जो शक्तियाँ हैं वो संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, और नेक्स्ट है आपातकालीन शक्ति और अन्य शक्तियाँ। ठीक, तो पहला है हमारा विधायी शक्तियाँ। ओके, तो विधायी शक्तियाँ, राज्यसभा की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, राज्यसभा की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो राज्यसभा जो है कोई भी विधेयक जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है बहुमत के आधार पर पारित होना चाहिए, तभी वह विधेयक विधि बन सकता है, कानून बन सकता है। अदरवाइज अगर राज्यसभा धन विधेयक जो धन विधेयक होता है इसको छोड़ करके और कोई भी विधेयक यदि राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है तो वह जो है विधेयक नहीं बन पाएगा। तो विधायी शक्तियों में भी बहुत बड़ा पावर है राज्यसभा का। ठीक, तो यानी कोई भी कानून बनने के पहले राज्यसभा में उस विधेयक को पारित होना आवश्यक होता है। ठीक, मान लीजिए कोई विधेयक जो राज्यसभा पारित कर दिया है, पास कर दिया है उसको, तो उसी जो है राज्यसभा में पास होना जरूरी होता है, तभी वह विधेयक कानून का रूप धारण कर सकता है। अदरवाइज यदि राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर, किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो वह विधेयक वहीं पे जो समाप्त सकता है, या समाप्त नहीं भी होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन में दोनों जो है राज्यसभा और लोकसभा बहुमत के आधार पे उस जो है विधेयक को पास करेंगे, तब वह जो है कानून बन सकता है। ठीक है, तो जो है विधि निर्माण में भी, कानून निर्माण में भी, विधि निर्माण में भी राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कोई भी विधेयक राज्यसभा के बिना कानून नहीं बन सकता है। इसलिए जो है विधि निर्माण, विधि शक्तियों के अंतर्गत विधि निर्माण में, कानून निर्माण में राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला हमारा विधि निर्माण, विधि निर्माण में लोकसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी विधेयक, कानून तभी बन सकता है जब वह जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। अदरवाइज वह जो विधेयक अगर पारित नहीं हुआ राज्यसभा द्वारा तो वह जो है कानून नहीं बन सकता है। ओके, तो विधि निर्माण में राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, नेक्स्ट है राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकता है। ठीक, तो मान लीजिए जो है कोई साधारण विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, तो साधारण विधेयक, न कि धन विधेयक में राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है। वो केवल लोकसभा पारित कर दिया तो पारित माना जाएगा। केवल राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस पर अपनी सहमत देनी होती है। यदि सहमत नहीं भी देता है धन विधेयक पे, तब भी लोकसभा से वह 14 दिन के बाद पारित मान लिया जाता है। लेकिन साधारण विधेयक में यदि लोकसभा द्वारा पारित हो गया है, पास हो गया है, तो वह जो है राज्यसभा में वह विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा का यह अधिकार है कि उस विधेयक को, साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद उस पर अपना निर्णय दे सकता है कि सहमत है या नहीं सहमत है। यानी 6 माह तक अपने पास रखने का उसे अधिकार है साधारण विधेयक का। ठीक,
तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। ठीक, तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, यह उसका पावर है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि यदि जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुला करके दोनों जो सभा को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ अधिवेशन में उस विधेयक को जो है पास कराया जाता है। ठीक, तो जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? जब राज्यसभा या लोकसभा दोनों में किसी विधेयक को पारित नहीं किया जाता है, किसी भी समस्या, उस विधेयक में कोई ऐसा जो है मतलब मतविभेद हो जाता है दोनों सभा में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है। यदि जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया कोई भी विधेयक जब राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा मान लीजिए कोई भी उस विधेयक में कोई कमी लगता है राज्यसभा के द्वारा, तो जो है राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इस कंडीशन में उस विधेयक को पारित नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, और उस संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं और एक साथ उस विधेयक पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, तब उस विधेयक को बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है। ठीक है, तो यही संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और यह अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यसभा की कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और लोकसभा में जब धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पास कर दिया जाता है, तो राज्यसभा में इस विधेयक को भेजा जाता है। तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस विधेयक को या तो कुछ उसमें परिवर्तन करके या वैसे ही उस विधेयक को वापस करना होता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस धन विधेयक को वापस नहीं करती है, तो यह धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। ओके, तो धन विधेयक के मामले में जो है लोकसभा को अधिक पावर है, राज्यसभा को कुछ भी पावर नहीं है, केवल वो अपना विचार दे सकती है। बस धन विधेयक में केवल अपना वो विचार दे सकती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। यदि परिवर्तन किया भी है राज्यसभा द्वारा, तो लोकसभा का यह अधिकार है कि वह उस परिवर्तन को माने या ना माने। ठीक, तो यह जो है लोकसभा का जो है पूर्ण रूप से जो है मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति है धन विधेयक में, यानी लोकसभा धन विधेयक पे अधिक पावर है कंपेयर टू राज्यसभा से अधिक पावर है लोकसभा को धन विधेयक पर, वित्तीय शक्तियों में। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियाँ जो है वो जो है लोकसभा का अधिक है कंपेयर टू राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट है संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ। तो संविधान संशोधन में लोकसभा राज्यसभा का दोनों का इक्वल शक्तियाँ हैं। ठीक है, जितना लोकसभा को अधिकार है संविधान संशोधन में, उतना ही राज्यसभा को भी अधिकार है। कोई भी संविधान संशोधन बिना राज्यसभा के सहमत से वह जो संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो लोकसभा अकेले संविधान संशोधन को नहीं कर सकती है, इसलिए राज्यसभा की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, राज्यसभा का सहमति होगी तभी जो है संविधान संशोधन हो सकता है। अदरवाइज वह संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया जाएगा, यदि राज्यसभा असहमत व्यक्त करती है तो वह जो है संविधान संशोधन विधेयक खत्म हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। ठीक, इसमें संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ओके, तो संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा
कुछ समान शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियों में लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है। ओके, राज्यसभा की असहमति होने पर विधेयक समाप्त हो जाएगा। यदि संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा उसमें असहमत व्यक्त करता है, राज्यसभा के द्वारा उस विधेयक पर असहमत व्यक्त किया जाता है, तो संविधान संशोधन विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ओके, तो संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट, आपातकालीन शक्तियाँ। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं राज्यसभा का, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ, जब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की घोषणा किया जाता है, जब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जाता है, तब वह उसको जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। ठीक, तो जो है आपातकालीन शक्तियों में भी लोकसभा राज्यसभा का समान पावर होता है। ठीक, लोकसभा राज्यसभा दोनों किसी भी आपातकालीन की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसकी स्वीकृति जो है राज्यसभा और लोकसभा से लेनी पड़ती है। यदि राज्यसभा या लोकसभा कोई भी स्वीकृति इसकी नहीं देती है, तो आपातकालीन नहीं लग पाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकालीन लगाया जाता है, उसका जो उद्घोषणा जो है उसकी उद्घोषणा की स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन जो लगाया जाता है, उसकी उद्घोषणा की स्वीकृति लोकसभा राज्यसभा दोनों में होनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा गया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा होना चाहिए। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपातकालीन शक्ति, उसके फिर आगे लोग नोट करिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा होना चाहिए। ठीक, अन्य शक्तियाँ, मतलब ये तो मान लीजिए, ठीक है, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, आपातकालीन शक्ति। अब कौन अन्य शक्तियाँ हैं राज्यसभा की, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो राज्यसभा की जो अन्य शक्तियाँ हैं, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, उन्हें द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग राज्यसभा के सदस्य भी लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग जो लगाया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, उसमें भी राज्यसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति को महाभियोग के जो लगाया जाता है, इसकी भी स्वीकृति राज्यसभा से लेनी होती है। ठीक है, तो ये जो है अन्य शक्तियाँ हैं राज्यसभा का, जो हम आप लोगों को अभी डिस्कस किए। तो ये जो है राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य हैं, और ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा इससे। तो प्लीज़ इसको आप लोग, जैसे स्ट्रक्चर हम बनाए हैं यहाँ बोर्ड पे, ऐसे आप लोग अपने कॉपी में बना करके इसको याद करिए। ओके, तो आज के इस क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से, यानी एग्ज़ाम पर्पज़ से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, हमने आप लोगों से आज राज्यसभा से संबंधित डिस्कस किए। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है राज्यसभा में, इससे ज़्यादा मतलब यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग देखिए शुरू लेकर लास्ट तक, और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपको राज्यसभा से यदि क्वेश्चन बनता है, तो आपको हमारे इस वीडियो से आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देखिए और एक नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ, इंडियन पॉलिटी के एक न्यू टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगला जो है क्लास वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट डे, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक, तो
हम प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लिंक को आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे जो बोलिए सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।